नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में हम सिविल इंजीनियरिंग की क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट इसका आज हम शूट कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निर्माण किसी पदार्थ या किसी संपत्ति का निर्माण करते हैं। जब करते समय भवन के निर्माण व वास्तविक व्यय, जो वास्तविक व्यय होता है, एक्चुअल एक्सपेंशन होता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? निर्माण के समय उस पर जो भी हम खर्च कर रहे हैं, उस समय के जो हमारा व्यय होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका कॉस्ट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि भवन की जगह पे यहाँ पर कोई भी संपत्ति की बात हो सकती है। भवन का वर्तमान, चूँकि हम यहाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए संपत्ति का तात्पर्य हमेशा भवन से हम रखेंगे। भवन का वर्तमान में बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू क्या कहलाता है? तो भवन का जो वर्तमान में हम प्रेजेंट टाइम में जो उसकी वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी एक्चुअल वैल्यू या फिर वैल्यू बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में स्थिर रहता है, हमको बताना है कि निम्न में कौन स्थिर रहता है? समय के अनुसार या फिर अन्य चीज़ों के अनुसार नियत रहता है, उसमें कोई समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। तो हमारा क्या होता है? कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट हम इस किसी निर्माण सामग्री है या फिर यहाँ भवन की बात कर रहे हैं, तो भवन हमारा उसका प्रारंभिक जो मूल्य रहेगा वही हमारा बाद में भी रहेगा। तो और वैल्यू क्या होती है? वैल्यू हमारे डिमांड के अनुसार, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार, डिमांड के अनुसार, सप्लाई के अनुसार चीज़ें हमारी बदलती रहेंगी। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? स्थिर कौन रहता है? तो हमारा कॉस्ट स्थिर रहता है। वैल्यू हमारी स्थिर नहीं रहती है। एस्टिमेट भी हमारा स्थिर नहीं रहता। समय के अनुसार हो सकता है कि उसमें जो सामग्री की मात्रा बढ़ जाए या फिर हमें लेबर कॉस्ट बढ़ जाए। तो इस प्रकार से हमारा एस्टिमेट भी स्थिर नहीं रहता है, वैल्यू भी स्थिर नहीं रहता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्ट हमारा स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भवन का सांख्यिकी अथवा अनुभव के आधार पर, किसी भवन या संपत्ति का सांख्यिकी या फिर अनुभव के आधार पर किसी काल में उचित मूल्य का निर्धारण क्या कहलाता है? तो उचित मूल्य का निर्धारण हम वैल्यूएशन कहते हैं। किसी समय में, स्पेशल समय में, अगर हमारा सपोज भवन का वर्तमान मूल्य जो प्रारंभिक मूल्य रहेगा उसमें क्या रहेगा? कुछ ज़्यादा रहेगा। समय के अनुसार हो सकता है घट जाए या फिर उस जगह को मार्केट बन जाए, आसपास और चीज़ें हो जाए, मार्केट लगने लगे, तो क्या होगा? उस जगह का वैल्यू बढ़ जाएगा और मकान का, भवन का जो क्या होगा, मूल्य बढ़ सकता है। तो मूल्य बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो हम यहाँ उचित समय के अनुसार हमारा उचित मूल्य का निर्धारण क्या कहलाएगा? तो हमारा उचित मूल्य का निर्धारण हमारा वैल्यूएशन कहलाएगा। हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्माण लागत ज्ञात न हो तो किस विधि से कॉस्ट निर्धारित किया जा सकता है? हमको किसी भवन है, भवन को हमको अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, तो हमको उसका कॉस्ट निर्धारण करना है कि इसका बनाने में शुरू में कितना, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जो भी जितना भवन पुराना हुआ वो कितना लगा होगा। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी है, इनमें से कौन कौन विधियां हैं। तो भवन का विस्तृत हम एस्टिमेट बना लें, पहले के अनुसार, उस सन के अनुसार, उस टाइम के अनुसार हम क्या करेंगे? उसका रेट ले लेंगे। उसका कुर्सी क्षेत्रफल से हम निकाल सकते हैं। कुर्सी क्षेत्रफल पर एरिया पर हमारे मीटर, वर्ग मीटर या फिर स्क्वायर यूनिट जो भी रहा होगा उसके अनुसार हम निकाल सकते हैं। मूल्य ह्रास और मूल्यन विधि से निकाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? सभी हम आंसर सही हो जाएंगे। तो हमारा डी आंसर यहाँ सही हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पुराने भवन की कॉस्ट निकालने के लिए उत्तम विधि कौन सी है? तो हमारा पुराने भवन का कॉस्ट निकालने की सबसे उत्तम विधि मूल्य ह्रास विधि है। क्या है? मूल्य ह्रास विधि, डिप्रिसिएशन मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है कि 1 वर्ष बाद भवन का क्या होता है, उसकी हमारी
जो भी उसमें पेंटिंग हुआ है, प्लास्टर हुआ है, फिटिंग्स लगे हुए, नल जल जो भी ये सब लगे हुए, हो सकता है उसमें कुछ खराबी हो, उसमें कुछ समय के अनुसार कुछ क्षय हो, तो उसके अनुसार उस बेसिस पे क्या करते हैं हम, प्रतिवर्ष कुछ भवन का मूल्य हम घटता जाता है। कुछ अगले जैसे रूम हम दे रहे हैं, भवन किसी को किराए पे दे रहे हैं, तो पहला उसका 4,400 रुपया रहा। दूसरे साल क्या हो जाएगा, उसके भवन का उसमें कुछ चीज़ों को यूज हुआ, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई, कुछ पेंटिंग डेंटिंग का टाइम समय घट के अनुसार जो उसका रंग उड़ा या फिर जो भी इस चीज़ें होंगी, तो क्या हो जाएगा, उसका मूल्य में हम कुछ कम कर देंगे। तब हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर 3,390 हम कर देते हैं। मतलब हम यहाँ पर जो 10 रुपया घटाए हैं, ये क्या हमारा अवमूल्यन हुआ। डिप्रिसिएशन मेथड में यही हम काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पूछा पुराने भवन का कास्ट निकालने के लिए उत्तम विधि कौन सा, तो उत्तम विधि, सबसे उत्तम विधि कौन सा है, अवमूल्यन विधि, डिप्रिसिएशन मेथड, मूल्यह्रास विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। हमसे पूछ रहा है कि वैल्यूएशन हम करते हैं, उसका उद्देश्य किस कार्य के लिए करते हैं। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसका कोई पर्पज होता है तभी हम करते हैं, तो वही पूछ रहा है कि वैल्यूएशन का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य भूकंप, बाढ़ या युद्ध आदि की स्थिति में क्षतिग्रस्त हो जाती है संपत्ति, तो मुआवजा गवर्नमेंट द्वारा जो मुआवजा दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, उसके निर्धारण में हमारा क्या वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। पहला सही हो गया। भवन का क्रय विक्रय के लिए, भवन को बेचना है या फिर ख़रीदना है, तो उसकी हम वैल्यूएशन के थ्रू हम उसका प्रेजेंट में क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे, उसके हिसाब से हम खरीद या बेच सकते हैं। तो हमारा बी भी सही हो जाएगा। थर्ड क्या बोल रहा है, भवन का बीमा कराते समय भी हमको उसको ज़रूरत रहती है कि अभी इसका कितना मूल्य है, तो उस समय भी ज़रूरत होता है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, 7 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल्यांकन को प्रभावित करता है, निम्न में से कौन है जो इसमें मूल्यांकन को प्रभावित करता है। तो मूल्यांकन हम क्या करते हैं, उसके वर्तमान स्थिति पे हम निकालते हैं, प्रेजेंट कंडीशंस पे निकालते हैं। तो जो हमारा काल के समय के अनुसार हो सकता है, क्या पे डिपेंड करता है, समय के अनुसार चेंज हो सकता है, मांग और पूर्ति पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है अभी जैसे क्या हुआ, अभी कहाँ कोरोना आया, तो अभी जो मेन रोड पे भी दुकान है उनका वो नहीं चल रहे हैं, और जो गली में दुकान हुई वो चल रहे हैं। तो अभी जो गली वाले दुकान होंगे उनकी स्थिति अच्छी हो गई है। तो इसके हिसाब से, मांग और पूर्ति के हिसाब से क्या है, हमारा यहाँ पे इस प्रेजेंट कंडीशन में है, जो गली में दुकान थे वो अच्छा मतलब कमाई कर लिए। तो हमारे यहाँ पे वैल्यूएशन यहाँ पे भी ये चेंजिंग हो गया, काल के अनुसार भी चेंज हुआ, समय के अनुसार और मांग और पूर्ति के अनुसार भी चेंजिंग हो गया। तो हम वैल्यूएशन को प्रभावित कौन करते हैं, तो काल और मांग पूर्ति दोनों निर्धारण प्रभावित करते हैं। तो हम यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संपत्ति की सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय या फिर प्राप्ति क्या कहलाता है। तो किसी कोई संपत्ति है, उससे जो भी हमको एक बैलेंस आ रहे हैं, इनकम आ रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, सभी किसी भी किराए पर दे दिए, या फिर उसको हम दुकानदार वाले को किराए पर दे दिए, अन्य चीज़ जो भी चीज़ उससे हमारे पास जो भी आ रहा है उसको हम पूरा, हमारा अमाउंट क्या कहलाता है, पूरा अमाउंट हमारा ग्रॉस इनकम कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रॉस इनकम कहलाता है, और ग्रॉस इनकम कहलाता है। वहीं अगर हम इसमें से कुछ खर्चे भी लगते हैं, बिजली का खर्च, टैक्स, पानी का खर्च का टैक्स हो जाएगा, उसके बाद रूम का जो घर बना उसका टैक्स हो जाएगा। ये सब अगर टैक्स हमसे ग्रॉस इनकम में से माइनस कर देते हैं, जो भी आउटगोइंग्स हैं, जो भी खर्च हुए, और उसके बाद जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं नेट इनकम बोलते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, संपत्ति के सभी स्रोत से प्राप्त कुल आय कहलाता है। तो कुल आय क्या कहलाता है, कुल आय ग्रॉस इनकम कहलाता है, सकल आय कहलाती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सकल आय, ग्रॉस इनकम में से संभावित खर्च, जो भी हम खर्च हो रहे हैं, पेंटिंग के लिए, नल खराब होता है नल के लिए, या
फिटिंग्स के लिए घर का टैक्स हम के रूप में जो पे कर रहे हैं, जो भी सभी आउटगोइंग्स है उसको हम घटा देते हैं। तो उसके बाद हमारा ग्रॉस इनकम में से टैक्स आउटगोइंग्स जो भी हैं उसको हम माइनस कर देते हैं। जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट इनकम बोलते हैं। तो हमारा यहाँ शुद्ध आय, यहाँ सही कौन सा हो जाएगा, सही हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि निर्माण कार्य को शुरू करने से पूर्व उस पर होने वाले व्यय का यथासंभव शुद्धता से अनुमान लगाना कहलाता है। तो हम कोई निर्माण कार्य करने वाले हैं और उसको हम व्यय का पता हम कर रहे हैं कि हाँ इसमें इतनी सामग्री लगेगी, इतने ये लेबर्स लगेंगे, आदि सब जोड़ के लगभग हमारा इतना खर्चा आने वाला है, इतना ही खर्चा आएगा, इतना 200 हमारा सपोज कर दे खर्चा आएगा। तो ये हम ज्ञात करना क्या कहलाता है, हमारा ज्ञात करना प्राकलन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राकलन कहलाता है। हम कोई भी हम सपोज हम भोज रखते हैं घर पे, तो हम क्या करते हैं, हलवाई से पूछते हैं कितना क्या लगेगा, तो वो बताता है आटा इतना लगेगा, ये चीज़ डालडा इतना लगेगा, दाल इतना लगेगा, फिर अदर चीज़ ही को बताता है। वैसे ही भवन के निर्माण में हमको ईंट इतना लगेगा, ईंट ब्रिक कब बताया जाता है, सेंड कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, आदि लेबर खर्च कितने लगेंगे, सबको हम क्या करते हैं, इनका वैल्यू निकालते हैं और क्वांटिटी निकालते हैं और उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, प्रेजेंट में उसको पता कर लेते हैं, पूर्व ही पता कर लेते हैं कि कितना इसमें खर्च आने वाला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्माण कार्य के लिए आवश्यक मदों के परिमाण का गणना करना क्या कहलाता है। तो वही हम पहले क्या करते हैं, हमको ईंट कितना चाहिए, सैंड कितना लगेगा, आदि सामग्री जो भी हम इस चीज़ें गणना कर रहे हैं, कितने लेबर की आवश्यकता होगी, आदि हम जो गणना कर रहे हैं उसको ही हम उसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेटिंग बोलते हैं। एस्टिमेटिंग का अंडर में ही ये सब आता है। तो हमारा सही आंसर क्या बनता है, सही आंसर हमारा ए बन जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्माण कार्य में सामग्री क्या है, निर्माण कार्य में सामग्री निर्माण कार्य में सामग्री व श्रमिकों की मजदूरी पर होने वाले व्यय को ज्ञात करना क्या कहलाता है। तो जो हम व्यय ज्ञात करते हैं मजदूरी पे, श्रमिकों पे, सामग्री पे आदि जो व्यय लग रहे हैं, तो इसको हम ज्ञात करना क्या कहलाता है, कि हम इस पर कितना कॉस्टिंग आ रही है, ये हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कितनी कॉस्टिंग आ रही है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 का हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। एस्टिमेटिंग के अंडर में ही हमारा क्या हो जाता है, कॉस्टिंग भी आ जाता है। हम क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग में हम क्वांटिटी निकालते हैं, फिर उसके कितना क्वांटिटी लगेगा, फिर उस पर कितना इसका खर्चा बैठेगा, तीन दोनों को एडिशनल रूप में हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निर्माण कार्य की, एक मिनट, किसी निर्माण कार्य की सभी मद की परिमाण की अनुसूची तैयार करने वाले को क्या कहते हैं। तो क्या बोलते हैं उन्हें, क्वांटिटी सर्वेयर बोलते हैं, एस्टिमेटर भी बोलते हैं। तो हम सर्वेयर किसे बोलते हैं, ये जो हमारे लेवलिंग और कार्य करते हैं उसको सर्वेयर बोल देते हैं। हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राक्कलन द्वारा परियोजना की जो लागत ज्ञात होती है वह क्या कहलाती है। तो प्राकृतिक लागत कहलाती है या फिर अनुमानित लागत कहलाती है, वास्तविक लागत बिल्कुल नहीं कहलाती है। हम जब लागत की बात करते हैं तो हम उसको वास्तविक लागत से सीधा हम मतलब रखते हैं, जो उसमें हम एक्चुअल में जो बन रहा है उस समय जो जितना खर्च हुआ उसको हम वास्तविक लागत बोलते हैं। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा 15 का डी हो जाएगा, ई एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन प्रारंभिक प्राक्कलन के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रारंभिक प्राक्कलन के अंतर्गत कौन नहीं आता है, इनमें से हमको बताना है। तो प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल रेट मेथड, यूनिट रनिंग रेट मेथड, ये तीनों क्या आ जाते हैं, प्रारंभिक प्राक्कलन के अंतर्गत आ जाते हैं।
ऊपरी तौर पर करते हैं। वहीं एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसके अंडर में आ जाता है, या डिटेल प्राकलन के अंडर में आ जाता है, डिटेल एस्टिमेटिंग के अंडर में आ जाता है। एनुअल रिपेयर वाला हम कब बनाते हैं, जब हम मेंटेनेंस के लिए कब बनाते हैं एनुअल रिपेयर, जब हम उसमें हम भवन में 1 साल बाद देखते हैं कि इसमें और क्या क्या खर्चे, पेंटिंग फिटिंग्स आदि के लिए हम ये सब चीज़ बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेटिंग करते हैं। तो ये किसके अंडर में आता है, ये डिटेल एस्टिमेटिंग के अंडर में आता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विस्तृत प्राकलन, क्या है विस्तृत प्राकलन डिटेल एस्टिमेटिंग के अंडर में नहीं आता है, पूछा कि नहीं आता है। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिटेल एस्टिमेट के अंडर में आता है। पूरक क्या होता है, पूरक में जब हमारे क्या होता है, उसमें कुछ हम भवन में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं आदि, कुछ कमी हो गई समय के अनुसार, उसमें रेट बढ़ गया सामग्री का, तो उस समय हम क्या बनाते हैं, पूरक सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाते हैं। संशोधित प्राकलन कब बनाते हैं, अगर हम उसमें कुछ संशोधन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाते हैं। उसमें जो हमारा क्या था, कुछ समय के अनुसार, समय के बाद हमारा उसमें कुछ रेट में चेंजिंग हो जाएंगे, तो उस समय हम संशोधित प्राकलन बनाते हैं। तो हमारा पूछा है कि विस्तृत प्राकलन के अंडर में नहीं आता, तो हमारा विस्तृत प्राकलन के अंडर में कौन नहीं आता, प्रतिशत दर प्राकलन, या प्राइमरी प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के अंडर में आता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा यहाँ बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि राजकीय बजट में, क्या है, राजकीय बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान करने के लिए किस प्रकार के प्राकलन का उपयोग किया जाता है। राजकीय बजट में तो उस समय हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट का यूज करते हैं। कौन सा एस्टीमेट का यूज़ करते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। हम ऊपरी फौरी तौर पर हम उसको ज्ञात करते हैं कि हाँ इसमें इस कार्य में, या फिर इस रोड बनाने, या फिर भवन बनाने, या फिर नाली जो भी ये है, तो इसमें कितना खर्च बैठेगा। तो हम किसके अंडर में आते हैं, प्रारंभिक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के अंडर में इसको निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो हमारा 18 का ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुरक्षण कार्य, सफ़ेदी, पेंट कार्य आदि के लिए कौन सा प्राकलन किया जाता है। तो इन कौन सा प्राकलन किया जाता है, यहाँ पे हम एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस एस्टीमेट बनाते हैं, और क्या होता है, और प्रतिशत दर प्राकलन का भी हम यूज करते हैं। इसमें हम प्रतिशत पहले बार में कितना लगा था उसका हम परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेता था। यह हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, पूरक कब करते हैं, जिस कोई फेरबदल हमने किया हुआ है तब हम पूरक का। संशोधित प्राकलन कब करते हैं, उसको वर्तमान में उसके मूल्य में कुछ वृद्धि हो गई, या फिर सामग्री के रेट में कुछ चेंजिंग हो गया, तब करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा ए एंड बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि CBRI, क्या है, CBRI समीकरण का प्रयोग किस प्रकार के प्राकलन बनाने में करते हैं। तो जो हमारा लेबर सामग्री और श्रमिकों के आधार पर जो प्राकलन होता है, उस प्राकलन बनाने में हम CBRI समीकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 20 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामग्री, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री श्रमिकों की दरों में बढ़ जाने पर जब निर्माण लागत स्वीकृत राशि से 10% बढ़ जाती है, कितना प्रतिशत, 10% अधिक हो जाने की संभावना हो, तो कौन सा प्राकलन बनाते हैं। तो उस समय हम संशोधित प्राकलन बनाते हैं। कौन सा प्राकलन बनाते हैं, संशोधित प्राकलन बनाते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाता है, 20A का ए हो जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाए। पूरक प्राकलन कब बनाते हैं, जब हम उसमें कुछ फेरबदल कर रहे हैं, एडिशनल चीज़ें हम जोड़ रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, पूरक प्राकलन बनाते हैं। मरम्मत के समय अनुरक्षण के लिए करते हैं हम, फिटिंग्स हुआ, पेंट डेंट हुआ, ये सब करने के लिए हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्राकलन बनाते हैं। और ये किसकी हेल्पफुल किसके थ्रू बना लेते हैं हम, ये प्रतिशत दर प्राकलन के थ्रू बना लेते हैं इजीली।
तो सही हमारा आंसर ये यहाँ पर 21 का ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन संरचना के ढांचे में निर्माण काल के दौरान जरूरी फेर बदल के कारण अतिरिक्त मध्य कार्य कराना आवश्यक हो जाए। हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा लगा दिया, फिर एक्स्ट्रा रूम हमने बीच में पार्टीशन वाल डालना है। तो इस समय हम जो भी करेंगे कार्य कराना आवश्यक हो जाए तो प्राक्कलन कौन सा बनाया जाता है, तो इस समय हम पूरक प्राक्कलन बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं, सप्लीमेंट्री प्राक्कलन बनाते हैं। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल प्राक्कलित लागत मूल प्राक्कलित राशि पर कितने प्रतिशत फुटकर व्यय कॉन्टीजेंसी फंड लिया जाता है। तो 3 से स्पेशल कुछ हो सकता है, खर्चे आए यहाँ सामान लाने, यहाँ पहुँचने के लिए, या फिर अधिकारी आदि को बुलाने के लिए, तो उस समय हम जो खर्चा हम जोड़ते हैं तो कितना लेते हैं, मूल प्राक्कलित राशि का 3 से 5% लेते हैं। कितना लेते हैं, 3 से 5%। और ठेकेदार का लाभांश कितना लेते हैं, 10% लेते हैं। तो हमें यहाँ सही पूछा है, क्या पूछा है कि फुटकर व्यय कॉन्टीजेंसी फंड के रूप में हम कितना लेते हैं, तो 3 से 5% मैक्सिमम हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्य प्रभारित स्थापना वर्क चार्ट एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्राक्कलन के मूल प्राक्कलित राशि कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है। तो 1.5 से 2% हम क्या करते हैं, वर्क कुछ स्थापन करना हो, मजदूर जो रह रहे हो, या फिर जो हमने सीमेंट बालू आदि रखा है तो उसको ढकने के लिए आदि के लिए जो हम करते हैं, या फिर कुछ मशीनरी बैठाने की आवश्यकता पड़ जी आदि के लिए कितना % की व्यवस्था होती है, 1.5 से 2% की व्यवस्था होती है। कितनी होती है, 1.5 से 2% की व्यवस्था रखी जाती है मूल लागत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि औजार मशीन के लिए प्राक्कलन में कितने प्रतिशत राशि का प्रावधान होता है। तो कितने प्रतिशत राशि का प्रावधान होता है औजार मशीन इसके लिए स्पेशली, तो 1 से 1.5%। कितना होता है, 1 से 1.5% हमारा क्या होता है, 1 से 1.5% हमारा औजार मशीन आदि के लिए, टूल्स के लिए हमारा प्रस्तावित होता है। मूल लागत का 1 से 1.5%, मैक्सिमम 1.5%। घनाकार उस स्थूल कार्य के लिए लंबाई चौड़ाई गहराई की किसी भी माप को सीमित नहीं किया गया। L/B/H या फिर यहाँ पर D हो जाएगा। ये बोला तीनों को हम में से हम किसी को भी निर्धारित नहीं किया। तो उस समय जो मद है, यानी हम जो हम गणना कर रहे हैं, तो उस क्या होगा, यहाँ पे नींव का मृदा हो जाएगा, या फिर हमारा ईंट हो जाएगा आदि की गणना की जाती है। तो किसमें की जाती है, तीनों में कोई नहीं निर्धारित है तो किसमें हम करेंगे, वॉल्यूम के फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ए बन जाता है। वही अगर हमारा लेंथ अगर फिक्स कर दिया जाता है, मतलब इनमें से तीनों में से कोई एक फिक्स कर दिया जाएगा, तो कितना बच जाएगा, B/H हो जाएगा, मतलब मीटर इंटू मीटर यहाँ पर, या फिर इकाई इंटू इकाई, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे यूनिट स्क्वायर किसका होगा, उसका मापन हम किस में करेंगे, एरिया में करेंगे। वहीं पर हम एरिया में करेंगे। तो हमारे यहाँ कितना, हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, सही आंसर यहाँ वॉल्यूम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उथले व सतही कार्यों में जहाँ तीनों मापें लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई में से किसी एक माप को सीमित कर दिया जाता है। तो 3 में से एक को सीमित कर दिया गया। हमारा लेंथ तीनों लेंथ है, और तीनों लेंथ में से एक को सीमित कर दिया गया, मतलब इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, यानी एरिया हो जाएगा हमारा। तो सही आंसर हमारा B बन जाता है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबूतरी पतली मदों के लिए जहाँ इसके दो माप अर्थात क्षेत्रफल सीमित कर देते हैं। जैसे क्या हुआ, हमारा जो तार की सीमेंट की जाली होती है, तो उसका हम क्या करते हैं, हम उसका मोटाई और हम उसकी क्या करते हैं, सॉरी यहाँ हम एरिया इसका नहीं, हम तार का जो तार हो गया, तार का हम क्या होता है, पहले इसका ये हमारा एरिया हमारा निश्चित हो, जिसका एरिया सीमित कर दिया जाए वह मद माप में ली जाती है। तो वह मद जिसकी हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निर्धारित कर दिए हैं, तो उसको हम किस में लेते हैं, रनिंग लेंथ में लेते हैं। किस में लेते हैं, रनिंग लेंथ में लेते हैं।
मीटर्स में लेते हैं। जैसे क्या हुआ, हमारा जो दरवाज़ा है शटर रहता है, तो शटर वाले को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रनिंग पर मीटर नहीं होगा। हम जैसे तार होता है, तार वायर होता है, बिजली वायर, तो उसको हमारा गेज दिया हुआ था, तो उस समय हम उसको रनिंग मीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं? रनिंग मीटर में, रनिंग लेंथ में। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। जिस मद की तीनों माप या पूर्ण आकार निर्धारित हो, हमारा एल, बी, एच एंड और डी तीनों निर्धारित कर दिया गया हो, अथवा वस्तु तरल हो, तरल अवस्था लिक्विड कंडीशन में हो, तब उसका माप किस में करेंगे? तो उस समय हम अगर लिक्विड कंडीशन में है तो उसका माप किस में करेंगे? हम वेट में करेंगे। जैसे पेंट का पीस के हिसाब से भी नंबर के हिसाब से करेंगे, पीस के हिसाब से करेंगे, या फिर वेट के हिसाब से करेंगे। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जैसे टाइल क्या होता है, टाइल्स में हम उसकी हम मोटाई फिक्स होती है, एरिया हमारा फिक्स होता है, तो उसको हम नंबर्स में लेते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर डी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नींव में मृदा का कार्य का परिमाण किस इकाई में ली जाती है? तो हम किस में करते हैं? वहाँ पर नींव में हम गड्ढा खोदते हैं, हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और हमारा डेप्थ पता होता है, तीनों पता होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका हम मापन किस में करते हैं? माप किस में ली जाती है? तो घन मीटर में ली जाती है, क्यूब मीटर में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। पेंट, रंग, रोगन, डिस्टेम्पर, वार्निश का मापन एवं भुगतान किसमें किया जाता है? तो जो हम तरल अभी हमने पढ़ा लिक्विड वाला स्टेट में रहेगा, तो उसका हम किसमें मापन करेंगे? लीटर में करेंगे। किसमें करेंगे? लीटर में। और उसका भुगतान किस में किया जाता है? पेमेंट किस में किया जाएगा? तो प्रति लीटर में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? पर लीटर में किया जाएगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ हमारा कौन सा बनता है? सही आंसर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीमेंट की जाली की मापन एवं भुगतान इकाई। क्या पूछ रहा है? सीमेंट की जो जाली है, सीमेंट की जाली जो होती है, लगाया जाता है सर, इसमें डिजाइनिंग जो ही बना हुआ है, जाली की मापन एवं भुगतान, इसका मापन हम किस में करते हैं? तो इसका हम मापन क्या करते, किस में करते हैं? हम एरिया में करते हैं। किस में करते हैं? एरिया में करते हैं। और भुगतान किस में करें? एरिया क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर में इसका मापन करेंगे, और हमारा प्रति पर वर्ग मीटर हमारा इसका पेमेंट किया जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कटीले तार का मापन एवं भुगतान किससे? मार्केट से हमको कटीले तार लाना है, तो हम उसको कैसे मापन करेंगे, या फिर हमको ज़रूरत हम कैसे मंगाएंगे? तो उसको हम किस में मंगाते हैं? केजी मंगाते हैं, वेट मंगाते हैं। और उसका हम भुगतान किस में करते हैं? पर क्विंटल में करते हैं। किस में करते हैं? पर क्विंटल में करते हैं। किस में करते हैं? पर कुंटल में। तो हमारा सही आंसर 33 का क्या हो जाएगा? 33 का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कटीले तार की बाड़बंदी की जा रही है। क्या की जा रही है? बाड़बंदी की जा रही है। मतलब बाउंड्री था, बाउंड्री पर हम तार को दौड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाउंड्री के पर हम तार को दौड़ा रहे हैं। यहाँ पर हम पोस्ट खंभा लगा दिए, यहाँ पर खंभा लगाए हैं, और इसको हम तार को दौड़ा रहे हैं। तो इस तार को दौड़ाना, फेंसिंग जो करेंगे, जो लेबर करेगा, भुगतान उसको किस में किया जाएगा? तो हम उसका मेजरमेंट किस में करेंगे? लेंथ में करेंगे। रनिंग पर मीटर में करेंगे। किस में करेंगे? लेंथ में करेंगे। और हमारा वही भुगतान किस में किया जाएगा? पेमेंट किस में किया जाएगा? तो पर लेंथ में किया जाएगा, पर लंबाई में किया जाएगा, पर मीटर में किया जाएगा। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? मीटर में हम उसकी मापन करेंगे, और पर मीटर के हिसाब से उसका पेमेंट करेंगे। अगर वही अगर जो पोस्ट हमने लगाया है, तो पोस्ट का हम मापन किस में करेंगे? पोस्ट का मापन हम नग या पीस में कर लेंगे। हम जितने पोस्ट लगे हुए हैं, ये जितने पोस्ट लग रहे हैं, खेत है, सपोज ये खेत है हमारा, खेत के चारों तरफ हमने बाड़ लगाया है, तो बाड़ में जो ये कटीले तार का इसका कैसे हम मापन करेंगे? तो मीटर में करेंगे, और पर मीटर के हिसाब से इसका भुगतान किया जाएगा। ये जो हमारा पोस्ट लगा है, तो पोस्ट को हम किस में नापते हैं? नंबर्स में लेते हैं इसको, नग में, नंबर्स में, बल्ली लगाएं या फिर जो भी हम लगाएं बाँस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बिजली की तार गीज दे रखी है। एक बिजली की तार है, इसका हमारा सब ये हमारा दे दिया हुआ है।
गेज दिया हुआ। तो काम अब उसका मापन और भुगतान हम किस में करेंगे, तो उसका मापन और भुगतान हम किस में करेंगे, मीटर में करेंगे। किस में, हम एक एक तरह से बोलते हैं हमारा यहाँ पर एरिया हमारा फिक्स हो गया। क्या हो गया, एरिया फिक्स हो गया। सॉरी। हाँ, बिजली, थोड़ा सा सॉरी, कुछ कंडीशन। बिजली की तार का मापन एवं भुगतान हम किस में करेंगे, तो बिजली के तार के मापन और भुगतान, उसमें हमारा एरिया फिक्स हो गया, गज फिक्स हो गया, तो हम उसका भुगतान किस में करेंगे, भुगतान हम मीटर में करेंगे। किस में करेंगे, मीटर और प्रति मीटर में करेंगे। किस में करेंगे, मीटर और प्रति मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 kg क्या है, 50 किलोग्राम सीमेंट का वॉल्यूम बताना है हमको। तो 50 kg वाला जो हमारा सीमेंट की बोरी आती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, कितना होता है, 0.0347 होता है। किसमें, मीटर क्यूब में। किसमें होता है, मीटर क्यूब में। यहाँ पर हमको सब आंसर लीटर में दिया, तो लीटर में दिया हुआ तो कितना होता है, 1 लीटर में 1000 घन मीटर होता है। कितना होता है, 1000 घन मीटर। 1000 घन मीटर हमारा होता है। 1 लीटर में 1000 घन मीटर, तो 1000 घन मीटर से डिवाइड करेंगे तो सॉरी सॉरी, एक हम उल्टा बोल दिया हमने। एक क्यूब मीटर में, 1000 घन लीटर होता है। 1 क्यूब मीटर में क्या होता है, 1 क्यूब मीटर में 1000 घन लीटर होता है। कितना होता है, 1000 घन लीटर होता है। और हमको चूँकि पता है कि 50 kg वाली बोरी का क्या कितना होता है, डेंसिटी कितना होता है, आयतन, तो 0.0347 होता है। हम लीटर में इसको कन्वर्ट करने में के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 34.7 लीटर हो जाएगा। एग्जैक्ट हम कितना हो जाएगा, 34.7 लीटर हमारा हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं है इसमें, तब देखते हैं 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 35 लीटर। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अर्थात 50 kg वाले सीमेंट की जो बोरी है उसका अगर हम लीटर में मापन करेंगे तो कितने लीटर होगा, 35 लीटर होगा। एग्जैक्ट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34.7 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34.7 लीटर हो जाएगा हमारा। सही आंसर हमारा यहाँ क्या बनता है, सही आंसर हमारा बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 50 kg वाले जो बोरी आती है उसका आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, तो 0.0347 क्यूब मीटर में होता है। लीटर में कितना होता है, तो 34.7 लीटर होता है। 34.7 लीटर कितना होता है, 34.7 लीटर, 34.7 लीटर हो जाता है हमारा। क्वेश्चन पूछा वाली जो बोरी आती है उस सीमेंट के बोरी का माप हमसे सीधा से पूछ रहा है। अगर बोले कि 50 kg वाली बोरी का माप कितना होता है, तो कितना होता है, 40 गुणे 35 गुणे 25 होता है। कितना होता है, सेंटीमीटर में। कितना होता है, 40 गुणे 35 गुणे 25 हमारा क्या होता है, उसका बोरी का माप होता है। तो ये हमारा इसमें किसने हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, ये हमारा ए सही हो जाएगा। वही हमारी जो बालू मापी जाती है, सैंड मापा जाता है, तो उसका हमारा उसका क्या होता है, 30 गुणे 30 गुणे 30 होता है। कितना होता है, 30 गुणे 30 गुणे 30 हमारा हो जाता है। तो हमारा अगर बालू का पूछे तो कितना बताएंगे, 30 गुणे 30 गुणे 30 बताएंगे। अगर वही सीमेंट की बोरी का माप पूछता है तो 40 गुणे 35 गुणे 25 बताएंगे। हमारा सही आंसर ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊपरी मंजिल क्या है, ऊपरी जो मंजिल है, अगर हम यहाँ पर ऐसे हम घर बना रहे हैं, ये हमारा नींव हो गया, यहाँ पर एक आगे घर हो गया, फिर हम यहाँ 2 तल्ला बना दिए, फिर ऐसे हम ऊपर वाला ऐसे हम कुछ बना दिए। ठीक है, ये बन गया हमारा घर बन गया। वो बोल रहा है कि ऊपरी मंजिल की लागत निचली मंजिल की लागत का कितना प्रतिशत होगा।
ऊपरी मंजिल की लागत निचली मंजिल की लागत का कितना प्रतिशत होगा। सीधा से बोले कि अगर नीचे में अगर 100 रुपया लगा तो ऊपर वाले घर में कितना लगेगा बताना हमको। तो ऊपर वाले घर में हम 25 से 85% लेते हैं इसमें लागत। अगर हमारा इसमें 100 रुपया नीचे वाले घर बनाने में लगा है तो हमारा न्यू का खर्च कम से कम कितना हो जाता है। पूरे अगर हम एक घर बनाते हैं तो उसमें 25 से 15% न्यू का खर्च आ जाता है। तो हमारा जो ऊपरी मंजिला बनाते हैं तो उसका कास्ट कितना आता है, निचले वाले का 75 से 85% आता है। कितना आता है, 75 से 85% खर्च आता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 क्यूब मीटर गीली कंक्रीट में, हम गीली कंक्रीट कितना है 1 क्यूब मीटर 1 घन मीटर है। कंक्रीट तैयार करने के लिए सूखे मसाला, जो सूखा मसाला रहेगा उसकी कितनी आवश्यकता होगी। तो सूखे मसाला कितनी आवश्यकता होती है, तो सूखे मसाला कितना चाहिए, सूखा मसाला कितना चाहिए 1.52 क्यूब मीटर। अगर सूखा मसाला रहेगा तो उसको हम पानी डाल के अगर हम बनाते हैं, पेस्ट बनाएंगे तो हमको कितना हो जाएगा 1 क्यूब मीटर हो जाएगा। तो हम अगर सूखा हम कितना लेंगे उसका 52% एक्स्ट्रा लेंगे हम। कितना हम सूखा हमको कितना लेना पड़ेगा 1.52 क्यूब मीटर हमको लेना पड़ेगा सूखा मसाला। अगर हमको 1 क्यूब मीटर गीला अगर कंक्रीट हमको बनाना है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, सही आंसर हमारा ए हो जाता है। सूखे मसाले में क्या क्या आते हैं, तो सीमेंट आता है, बालू आता है, गिट्टी आता है। हमारा सही आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 इंच का मान होता है। तो 1 इंच में हम देख लेते हैं। 1 इंच में अगर हम 1 इंच में हम कितना होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर में। अगर यही हम इसको में लिखते तो 25.4 25.4 होता है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं 25.4 हमारा ए सही हो जाता है। बी हमारा क्या बोल रहा है 25 सेंटीमीटर में गलत हो जाता है। 2.54 EVM सेंटीमीटर में लिखना चाहिए था। ये क्या बोल रहा है 2.50 यहाँ बोल रहा है। तो 2.50 हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल चुका है, इसलिए हमारा डी भी नहीं सही होगा। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाता है, सही आंसर ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक न्यूमेरिकल अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 20 mm व्यास वाली, क्या बोल रहा है 20 mm व्यास वाली छड़ का प्रति मीटर लंबाई का भार कितना होगा। था थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझते हैं। हमारा क्या होता है एम मतलब मास का हम क्या फार्मूला लिखते हैं, D/V। क्या होता है, D/V होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं डेंसिटी। अगर हमको निकालना है तो क्या होता है एम मास बटा में आयतन होता है। हमको यहाँ से क्या निकालना है, एम की वैल्यू निकालना है। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू वी। डी क्या है, डेंसिटी है, वी क्या है, वॉल्यूम है। डी हमारा क्या है, डेंसिटी, वी हमारा वॉल्यूम। अब हमको यहाँ क्या किसकी बात कर रहा है, छड़ की बात कर रहा है। छड़ का वॉल्यूम कितना होता है 75-80, कितना होता है 75-80 किलोग्राम, ठीक है। डी हमारा क्या वॉल्यूम पूछ रहा था, π/4 क्या होगा, π/4 D² इंटू एल, यानी एच हमारा हो गया था। यहाँ एच की वैल्यू कितना प्रति मीटर बोला था, एच की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एच की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे एच की वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। हाँ आगे देखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 75-80 गुणे पाई की वैल्यू 3.14, फिर और डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20। हम किस में दिया है 20, किस में दिया हुआ है 20 mm में दिया हुआ है। 20 को हम mm से हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, किस लिए, क्योंकि इसको मीटर में चेंज करने के लिए।
इतना हो गया। हमारे एच की वैल्यू कितना है, 1 है। एच की वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन के बाद हमको कितना मिलेगा, 2.47 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2.474 मिलेगा। तो हमारे यहाँ इतना क्या आ जाएगा, केजी में आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, ए हमारा सही आंसर हो जाता है। ए हमारा सही आंसर हो जाता है। अगर डायरेक्ट फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, मास निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला हम बता देते हैं। डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, डी हमारा किस में रहेगा, डी हमारा में रहेगा। तब के लिए हम फार्मूला बता रहे हैं। क्या होता है, 6.16 इंटू 10⁻³ डी स्क्वायर। ये किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। किस में आएगा, केजी में आएगा। यहाँ डी की वैल्यू किस में रखना है, में रखना है। इसमें आप अगर हम 20 रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा 2.464 आपको मिल जाएगा। इतना किस में आएगा, केजी में आएगा। ये फार्मूला याद कर लेना है। कितना आएगा, 6.16 इंटू 10⁻³ डी स्क्वायर। डी कहाँ क्या है, आपका जो बार है, रेनफोर्समेंट है, उसका हमारा डाया है। और किस में डाया है, में डाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम श्रेणी का ईंट है। कौन सा श्रेणी का ईंट है, प्रथम श्रेणी का ईंट है। पानी में कितने 24 घंटा हम डुबोए रखते हैं, तो उसके कितने प्रतिशत से ज़्यादा पानी अवशोषित नहीं करना चाहिए। तो उसके वेट का 1/5 नहीं, 5 या फिर 20% उसके वेट का। पानी इससे अधिक अगर पानी अगर सोखता है, अवशोषित करता है, तो ये जो ईंट है ये प्रथम श्रेणी की ईंट में नहीं आएगा, ये यूजफुल नहीं होगा। तो अभी कितना यहाँ पे 1/5 नहीं दिए, दोनों में से जो भी मतलब क्या हो हमारा कम हो। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि काष्ठ के काम को मापना चाहिए। जो काष्ठ है, लकड़ी वाला जो कार्य करते हैं, हम चौखट बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, और इसका खिड़की का फ्रेम बनाते हैं आदि के जो मापन किया जाता है, किस में किया जाता है, तो 3 अंकों तक किया जाता है, में तक किया जाता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या बन जाता है, सही आंसर हमारा बी। सही आंसर क्या बन जाता है, सही आंसर हमारा यहाँ पे, सही आंसर हमारा यहाँ पे ए बनता है। क्या बनता है, सही आंसर हमारा ए बन जाता है। 0.001 मीटर तक हम इसका क्या करते हैं, मापन करते हैं काष्ठ का लकड़ी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुछ जगह पे इसमें इसका आंसर ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो एक्चुअल में हम इसको ही सही मान रहे हैं। अभी अगर कोई संशोधन होगा तो हम इस बारे में फिर से आपको हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीमेंट का घनत्व तो कितना होता है। सीमेंट का घनत्व 1440 केजी पर क्यूब मीटर होता है। कितना होता है, 1440। वही अगर हम माइल्ड स्टील का पूछ ले तो कितना होगा, 7850 केजी पर क्यूब मीटर होगा। कितना होगा, 7850 केजी पर क्यूब मीटर हो जाएगा। वहीं हमारा सीमेंट कितना होता है, 1440 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि खुले क्षेत्र, आंगन, बालकनी को मूल्यांकन के दौरान किस क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसको प्लिंथ एरिया में हम शामिल नहीं करते। जो भी ओपनिंग हो, ममटी हो, या फिर जो हमारा आंगन है, खुला क्षेत्र है, ये हम किस में नहीं शामिल करते हैं, तो कुर्सी एरिया में शामिल हम नहीं करते हैं। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 वर्ग मीटर में सिंगल कोट के लिए 100 वर्ग मीटर का दीवार, यहाँ पे दीवार है ऐसे 100 वर्ग मीटर है। कितना, ये 100 वर्ग मीटर है। कोट के लिए ड्राई डिस्टेम्पर की आवश्यकता है। कितने ड्राई डिस्टेम्पर की आवश्यकता होगी, तो 8 केजी। कितना याद रखना है कि 100 वर्ग मीटर में कितना, 100 वर्ग मीटर में 8 केजी डिस्टेम्पर, सूखे डिस्टेम्पर की आवश्यकता होगी। कितने होगी, 1 केजी की 8 केजी। तो हम ये रटने वाला क्वेश्चन है, सीधा आपको दिमाग में बैठा लेना। 100 वर्ग मीटर का हमारा एरिया है, दीवार का एरिया है, तो उसमें कितने प्रतिशत, कितना डिस्टेम्पर, सूखे डिस्टेम्पर की आवश्यकता होगी, तो कितने सूखे डिस्टेम्पर की आवश्यकता होगी, 8 केजी। 8 केजी की 8 किलोग्राम सूखे डिस्टेम्पर की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 टन क्षमता वाला, क्या है, 1
टन क्षमता वाले ट्रक में कितने ईंटें एक साथ ले जाई जा सकती हैं? तो एक ईंट का वजन कितना होता है, एक ब्रिक का वजन कितना होता है? एक ब्रिक 3 किलो माना जाता है। कितना माना जाता है? 3 kg। 3 kg होगा, 3 kg हो गया। बोला ये हमारा कितना है? 8,000 टन, यानी 8 टन यानी 8,000 किलोग्राम। इसमें किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। ये जो आएगा क्या आएगा? हमारा नंबर ऑफ ईंट आ जाएगा, ईंटों की संख्या आ जाएगी। कितना आ रहा है? 2,666.7 हमारा 2666.7 हमारा नंबर ऑफ ईंट आ जाएगा। तो हम इसके हमारे निकट में क्या है, इसके पास में क्या देखते हैं? तो हम इसके पास में हमारा क्या है? सी हमारा 2500 हमारा ईंट क्या हुआ, उससे लाया जा सकता है। 3,000 तो अधिक हो जाएगा, नहीं ला सकते हम। 2,000 ला सकते हैं, लेकिन 2,000 से और अधिक कर देखें तो कितना ला सकते हैं? 2500 ला सकते हैं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2500। 2,500 ईंटें लाए जा सकते हैं ट्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीमेंट की एक बोरी का आयतन बताइए। एक बोरी का आयतन कितना होता है? 0.0347 क्यूब मीटर। क्या होता है? क्यूब मीटर। वही अगर लीटर में पूछे तो 34.7 या फिर 35 लीटर हम बोल सकते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या मिल जाता है? सही आंसर हमारा बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 वर्ग मीटर की एकल ईंट की सपाट सोलिंग परंपरागत ईंट के लिए अपेक्षित ईंटों की संख्या बताना है। तो परंपरागत ईंटों के पहले हम माप जान लेते हैं कितना होता है। परंपरागत ईंटों का माप हम कितना लेते हैं? 23 गुणे 11 11.5 गुणे 7.5। किस में? सेंटीमीटर में। किस में है? ये सेंटीमीटर। ये क्या है? 23 गुणे 11.5 गुणे 7.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? परंपरागत ईंटों का माप है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि एकल ईंट की सपाट रोलिंग की जाती है, मतलब फ्लैट में किया जा रहा है। किस में किया जा रहा है? फ्लैट में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? हम यहाँ पे फ्लैट पोजीशन में कर रहे हैं। तो फ्लैट पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा? 1 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर को हम यहाँ पे किस में लिखते हैं? सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो 1/40 यानी 100 × 100 हो गया। बाई में हम किससे डिवाइड करते हैं? तो हम यहाँ पे एज जो हम ईंट करेंगे तो हमारा क्या दिखाई देगा? यहाँ 23 वाला शो होगा, और क्या होगा हमारा? 11.5 वाला शो होगा। तो हम 23 मल्टीप्लाई 11.5 से हम डिवाइड करते हैं। हमको इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ ईंट होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है 37.8 आता है। कितना आता है? 57 आता है। यहाँ पर 37 नहीं आया है। कितना आएगा? 57 आएगा। कितना? 57 कितना आता है? इसमें हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पे कितना होगा? थोड़ा सा यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमको ये वाला दिखाई देता है और ये वाला हमको पोर्शन दिखाई शुद्ध। ये बड़ा वाला कितना हमारा हो गया? फ्लैट में हम क्या करते हैं? फ्लैट में हम कितना ज़रूरत हमको पड़ेगा? फ्लैट में हमको यहाँ पे फ्लैट में हम को पूछ रहा था, फ्लैट में हमको 30 यहाँ पे 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37 आएगा। यहाँ 11.5 लिखेंगे। यहाँ पे हमको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे तो 37.8 आएगा। क्या आएगा? 30। फिर से हम आपको लिख देते हैं। फ्लैट के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 × 100 कि 100 × 100 किस लिए? 1 वर्ग मीटर लिखा था। 1 वर्ग मीटर में कितना हो जाएगा? 100 पे स्क्वायर, 100 स्क्वायर हो जाएगा। वही को दोनों को अलग अलग हमने करके लिख दिया। अब हमसे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 गुणे 11 11.5। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? इसकी वैल्यू आ जाती है 37.8। इतना क्या होंगे? ईंट होंगे। अब इसके निकट हमको देखना है कितना है। इसके निकट कितना है? तो इसके निकट में कौन सा है हमारा? इसके निकट में 32 है। तो सही आंसर हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर 32 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बताना है कि ईंट के 1 वर्ग मीटर पर कोर किया जाता है, किस में किया जाता है, कोर पे हमारा 8G पे किया जाता है। अब हमको ये वाला दिखाई देगा, अर्थात ये हमें 23 और 7.5 हमारा शो होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 गुणे 100 गुणे 100 बाई में 23 मल्टीप्लाई 7.7, और इसको हम आंसर क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 57। तो 57 के यहाँ पर पास में कौन है, तो हमारा 54 यहाँ पे है, क्योंकि कुछ ईंट हम मान लेते हैं कि टूट फूट जाते हैं, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, 54 54 हो जाएगा। हमको फ्लैट के लिए क्या याद रखना है, फ्लैट में हमको कितने कम ईंट लगेंगे, कितना लगेगा, 37, और एज पे हम कितना लगाएंगे, तो कितना लगेगा, 57 लगेगा। 37 57 दो हमको याद रखना है, और दोनों के आस ही पास वाली होगा। फ्लैट में कितना लगेगा, 37 ईंट्स लगेंगे, एजिंग में कितना लगेगा, 57 ईंट्स लगेंगे। कौन सी ईंट, परंपरागत ईंट, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का माप क्या होता है, 23 इंटू 11.5 इंटू 7.5, किस में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो यहाँ सही आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 57 के पास में कौन सा है, 54 है, 54 है हमारा। तो सही आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन, आपका आज का शुभ दिन हो।